दिस इज मनीष। वेलकम टू सर क्लासेस। सब्सक्राइब करें सर क्लासेस को, प्रेस करें बेल आइकन को ताकि आपको सही समय पर वीडियो मिल सके। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटी, जो हम बता रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू एंड एजुकेशन के अंदर। ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 का वीडियो मैंने बना दिया है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया था फंडामेंटल राइट्स और प्रीएम्बल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें ताकि ये इंपॉर्टेंट है काफी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू एंड एजुकेशन के पार्ट 2 के बारे में। इसमें पार्ट 1 की वीडियो में हमने बात किया था फंडामेंटल राइट्स और प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में डीपीएसपी कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज। उसके बाद कुछ आर्टिकल्स है जो एजुकेशन के लिए प्रोविजंस कैसे है, मतलब कैसे इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो आज डीपीएसपी से स्टार्ट करते हैं। डीपीएसपी में ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये जो है आर्टिकल 36 से 51 तक का बीच में ये मेंशन है, 36 to 51, ये याद रखेंगे। अब पार्ट जो है फोर्थ में, ठीक है। तो ये डीपीएसपी जो है ना, ये आयरलैंड से लिया गया है। कहां से लिया गया? आयरलैंड से, ठीक है। इसमें ये कहा गया है कि निदेशक तत्व, कार्यपालिका और विधायक ऐसे तत्व है जिनके अनुसार इन्हें अपने अधिकारों का प्रयोग करना होता है। निदेशक तत्व को न्यायालय द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है या नहीं, उसके संबंध में अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि ये तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तित नहीं किए जाएंगे। यानी इसका न्यायालय में कोई परिवर्तित नहीं किया जा सकता, इसको आप न्यायालय में नहीं ले जा सकते। ये देश के शासन में मूलभूत तथा विधि निर्माण करते समय कार्यपालिका तथा विधान पालिका का इन तत्वों के लागू करना कर्तव्य होता है। नीति निर्देशक तत्व संविधान में सम्मिलित कुछ आदर्श होते हैं, ठीक है, जो किसी भी सरकार के लिए पथ प्रदर्शक का कार्य करते हैं। मतलब किसी सरकार के लिए पथ प्रदर्शक का कार्य करते हैं। संविधान में इनका वर्णन नागरिकों के पालन के लिए नहीं होता है, इनका संबंध जो होता है केवल राज्य से होता है। ये राज्य का ध्यान अपने कर्तव्य को उत्कृष्ट करने के लिए संविधान में सम्मिलित किए जाते हैं। इसका पालन करना अथवा नहीं करना राज्य पर निर्भर करता है। अच्छा, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का मतलब ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका उद्देश्य क्या था? सबसे पहले तो निदेशक तत्व का मुख्य उद्देश्य सामूहिक रूप से भारत में आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र की रचना करना तथा कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था, ठीक है। अगर इसको हम मूल्य जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स स्टेट पॉलिसी एक दूसरे से कैसे भिन्न है, उनमें अगर अंतर देखा जाए तो हम कुछ पॉइंट्स को लेते हैं, उसको उस हिसाब से देख लेते हैं। तो जो होता है ना, ये आपका बोल सकते हैं कि ये पहले की ये जो डीपीएसपी जो आयरलैंड से, ये सबसे पहले इंडिया में शप्रू कमेटी 1940 में एक सजेस्ट की थी 2 कैटेगरी ऑफ इंडिविजुअल राइट्स के बारे में, ठीक है। 1 बीइंग जस्टिसिएबल, एक क्या होगा, न्यायबल होगा, जस्टिसिएबल होगा, एक नॉन जस्टिसिएबल राइट। इट मीन्स कहने का मतलब है कि एक को आप न्यायालय में ले जा सकते हैं, एक को नहीं ले जा सकते। तो नॉन जस्टिसिएबल में आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आता है। द जस्टिसिएबल राइट्स जो होता है वी नो are the fundamental rights, whereas the non-justiciables ones are the directive principles of state policy. Indian Constitution has not originally classified DPSP, but on the basis of their content and direction, they are usually classified into 3 types. तो DPSP की जितनी भी चीजें कहा गया आर्टिकल 39, 41, 42, 43, 46, 47, तो इस 3 चीजों पर बेस्ड है। सोशलिस्ट है ना, जिसको हम बात करते हैं, जैसे आपका सोशलिस्ट, सामाजिक, गांधीयन प्रिंसिपल और लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि डीपीएसपी आइडियल विच आर मींट बी केप्ट in mind by the state when it formulates policy and enact law. There are various definitions of directive principle, अलग अलग इसका definitions मिलता है ना। तो इसमें आप देखेंगे, हम लोग बात करेंगे कि दे सीक एस्टैब्लिश इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी इन द कंट्री, सभी डिफिनेशन है अलग अलग, है ना। उसके बाद देखेंगे फंडामेंटल ड्यूटी जो है, इसमें 15(1) में ये मेंशन है, ठीक, सॉरी
हम डीपीएसपी के बारे में बात कर रहे थे अभी फिलहाल, तो इसको में देखते हैं कि अब हम बात करेंगे कि नीति निर्देशक यानी डीपीएसपी तथा फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकार में क्या अंतर है। तो मूल अधिकार न्यायालय में परिवर्तनीय होगा, ठीक है, लेकिन ये आपका इसको आप नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है तथा इसके उल्लंघन किए जाने पर न्यायालय में रिट याचिका दाखिल नहीं की जा सकती है, ठीक है, ऐसा कहा गया है। इसमें मूल अधिकार में कहा गया है कि इसका मुख्य उद्देश्य जो होता है इक्वालिटी, फ्रीडम एंड मानव के लिए आवश्यक अन्य अधिकारों को प्रदान करके राजनैतिक प्रजातंत्र की स्थापना करना है। जबकि जो फंडामेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो होता है इसका जो मतलब कहा गया है कि इस मुख्य उद्देश्य सामाजिक तथा आर्थिक न्याय के आधार पर राजनीतिक व्यवस्था को स्थापित करना। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे, मूल अधिकार नकारात्मक है क्योंकि ये राज्यों के कुछ कार्यों को क्या करता है, बाउंडेशन करता है, मतलब प्रतिबंधित करता है। अर्थात मूल अधिकार राज्य पर विभेद को रोकने, स्वतंत्रता, समानता तथा सांस्कृतिक स्वतंत्रता को संरक्षित करने के लिए बंधन लगाता है। जबकि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी है ये पॉजिटिव है, सकारात्मक है, क्योंकि ये राज्य को निश्चित कार्यों को करने के दिशा निर्देश देता है, ठीक है। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट है कि मूल अधिकार व्यक्तियों को प्रदान करके राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना की गई है, जबकि नीति निर्देशक तत्व जो है द्वारा आर्थिक लोकतंत्र तथा कल्याणकारी राज्य की स्थापना का प्रयास किया गया है। दूसरी बात कहते हैं कि अनुच्छेद 20 तथा 21 मूल अधिकार की बात होगा। आधारभूत मूल अधिकारों के अतिरिक्त अन्य अधिकारों को आपातकाल में, मतलब 20-21 को छोड़कर आपातकाल में सभी मूल अधिकार को क्या कर दिया जाता है, निलंबित किया जा सकता है। जबकि नीति निर्देशक तत्व का किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है। अब मूल अधिकार जो आत्यंतिक नहीं है क्योंकि इन पर विशेष परिस्थिति में निर्बंधन लगाया जा सकते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व आत्यंतिक है और इन पर किसी भी स्थिति में निर्बंधन नहीं लगाया जा सकता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, इसको 3 स्टेज में हम बात करते हैं कि सामान्य जनता के आर्थिक न्याय उपलब्ध कराने के लिए डीपीएसपी कैसे यूजफुल होगा और सामान्य जनता के सामाजिक न्याय, एक होता है पहला हम बताएं आर्थिक न्याय, दूसरा है समान जनता के लिए सामाजिक न्याय और तीसरा जो होता है आपका राजनीतिक तथा पर्यावरण संबंधी नीति निर्देशक तत्व। तो ये सभी, चौथा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित नीति निर्देशक तत्व। ये 4 चीजों को हम लोग कैटेगरीज किए हैं। इसमें कौन कौन सा आर्टिकल, तो पहला जान लेते हैं कि सामान्य जनता को आर्थिक न्याय उपलब्ध कराने वाले नीति निर्देशक तत्व क्या है। तो इसमें देखते हैं कि संविधान के अनुच्छेद यानी आर्टिकल्स 39, 41, 42, 43, 46, 47 और 48 में ऐसे तत्वों का निर्देश दिया गया है कि जैसे सामान्य जनता को आर्थिक न्याय उपलब्ध कराने, जैसे पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार होगा, ठीक है। दूसरा बताया गया पॉइंट कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार विभाजित हो जिससे सर्वोत्तम सामूहिक हित हो, ठीक है। पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन का व्यवस्था की गया है। पुरुषों, स्त्रियों तथा आवश्यक बालकों का दुरुपयोग ना हो तथा आवश्यक से विवश होकर नागरिकों को ऐसा कार्य ना करना पड़े जो उसके आयु या शक्ति के प्रतिकूल हो, ये भी मेंशन है। नेक्स्ट पॉइंट जो है बालकों को स्वतंत्र और गरिमा वातावरण में स्वस्थ विकास का अवसर और सुविधाएं दी जाए, ऐसा मतलब इसमें जितना भी है ना नियम कानून वो सभी राज्य की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। राज्य अपने आर्थिक समर्थ और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी तथा निःशक्तता तथा अन्य अभावों के दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने के प्रभावी उपबंध कराएगा। तो इससे भी जो होता है राज्य कर्मकारों को काम, निर्वाह, मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्राप्त कराने का प्रयास करेगा और विशिष्ट रूप में ग्रामों में कुटीर उद्योग के व्यक्तित्व या सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास करेगा। ऐसा मतलब राज्य करेंगे जनता के लिए, आम जनता के लिए। राज्य आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा और न केवल व्यक्तियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले और विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों के बीच भी क्या करेगा, आय की जो असमानता है उसको दूर करेगा,
ठीक है, सुविधाओं अवसरों की असमानता समाप्त करने, मतलब किसी के पास कम असुविधा है किसी का, तो ये सभी असमानताओं को दूर करेगा। अब दूसरा पॉइंट मैंने बताया था कि समान जनता के सामाजिक न्याय कैसे हम लोग यूज करेंगे। इसमें ये बात कही गई कि संविधान में जो सामाजिक न्याय होती है संबंधित जिन निदेशक तत्वों का उल्लेख किया गया उनका उद्देश्य सामाजिक लोक कल्याण का स्थापना करना है। ठीक है, जैसे कि राज्य जनता के दुर्बल वर्ग जैसे SC ST हो गए है ना, के शिक्षा और धन संबंधी हितों के विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और इसी प्रकार के शोषण के उनके संरक्षण करेगा। ठीक है, राज्य ये भी सुनिश्चित करेगा विधिक तंत्र इस प्रकार कार्य करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो और विशेषकर आर्थिक या किसी अन्य कोई कारणों से नागरिकों का न्याय पर कोई असर ना पड़े। इसमें देखा गया कि राज समाज के अनेक वर्गों के बीच, ठीक है, जो कास्ट होते हैं, वर्ग होते हैं, क्लास होते हैं, उनकी प्रतिष्ठा, अवसरों तथा सुविधाओं को असमानता समाप्त करने की प्रयास करे। राज का ये एकदम कर्तव्य होता है, जैसे आर्टिकल 45 में बोला गया है कि राज्य का ये कर्तव्य है कि 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए प्रावधान करने का प्रयास करेगा राज्य। इस निदेशक तत्व के संबंध में कहा गया था कि इस संविधान के प्रारंभ की 10 वर्ष की अवधि के भीतर अर्थात 1960 के पूर्व पूरा किया जाना चाहिए, लेकिन सरकार इस अब तक पूरा करने में असफल। इसमें आर्टिकल 44 में समान नागरिक संहिता यानी कॉमन सिविल कोड की बात कही गई है कि सबको एक समान जैसा। तो ये कब कोर्ट में पेश किया गया था? 23 जुलाई 2003 को सर्वोच्च न्यायालय में ये निर्णय सुनाया था कि देश के सभी धार्मिक समुदाय के लिए समान नागरिक संहिता की आवश्यकता बताई। लेकिन इस अभी 56 वर्ष भी हो गए तो इसको लागू करने में भी बहुत दिक्कत है। लेकिन गोवा एक ऐसा स्टेट है जहां पर ये कॉमन सिविल कोड लगा हुआ है। और अब बात करते हैं थर्ड वाले राजनीतिक तथा पर्यावरण संबंधी नीति निर्देशक तत्व। इसमें क्या होता है कि जैसे आर्टिकल 14 में कहा गया है कि जैसे ग्राम पंचायत, ठीक है, ग्राम पंचायत की योग्य बनाने के लिए उन्हें कुछ अधिकार दिया जाएगा, कुछ शक्तियां दी जाएगी ताकि वो कुछ काम कर सके। ठीक है, इसमें जैसे बहुत सारी चीजें, इसमें ये भी बोला गया कि राज्य उद्योग में लगे हुए कारीगरों को, मतलब आदमियों को प्रबंध में लेने की सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त विधान द्वारा या किसी अन्य प्रकार से कदम उठाएंगे। राज्य जो होता है देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा वन जीवों की रक्षा करने का क्या करेगा? प्रयास करेगा। कोई स्मारक या स्थान या वस्तु राष्ट्रीय महत्व का है, इसका निर्णय संसद एक कानून बनाकर करती है। इसमें यह भी बताया कि राज्य जो है राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित की कलात्मक, ऐतिहासिक अभिरुचि वाले प्रत्येक स्मारक या स्थान या वस्तु को संरक्षण प्रदान करेगा। राज्य जो होता है इसमें बताया गया है पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए लोक स्वास्थ्य की सुधारने का प्रयास करेगा। दूसरी बात इसमें DPSP में कहा गया है कि राज्य मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों का उपयोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा, रोकने का प्रयास करेगा। लेकिन अगर औषधि का प्रयोजन के लिए इनका प्रतिषेध नहीं किया, मतलब जो अल्कोहल मादक पदार्थ है, अल्कोहल हो गया, उसको अगर गलत तरीके से यूज किया तो उसको रोक दिया जाएगा। लेकिन इसी के लिए अगर कोई अच्छे कामों में, दवा बनाने में अगर काम में लिया जाता है तो उसे नहीं रोका जाएगा। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा से संबंधित नीति निर्देशक। महात्मा गांधी जो हमारे राष्ट्रपिता थे वो विश्व शांति तथा मानव कल्याण को अपने जीवन का लक्ष्य मानते थे। उनके विचारों से प्रभावित होकर संविधान निर्माताओं ने क्या किया कि इस वर्ग से ऐसे तत्वों को शामिल किया जिनका उद्देश्य विश्व शांति और मानव कल्याण है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास करना राज्यों का कर्तव्य है। राष्ट्र के बीच न्याय संगत और सम्मान पूर्ण संबंधों का बनाए रखने का प्रयास, संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों से अंतर्राष्ट्रीय विधि तथा संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का प्रयास, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थम द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करना।
अब हम बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज का। ये फंडामेंटल ड्यूटी जो है 51A में ये क्या मेंशन किया गया है और A to H इसको में वर्णित है। ठीक है, ये आपको हम बता दें कि इसको हम लोग जो है USSR पहले कहा जाता था, इसे रशिया से लिया गया है। ठीक है, तो इसको 51 में आपका मेंशन है। ये क्या है, इसका उद्देश्य क्या है कि संविधान संशोधन के तहत इसको 51A को ऐड किया गया है, तो देख लेते हैं। ठीक है, संविधान में नागरिकों के मूल्य कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज का कोई कोई उल्लेख ही नहीं था, लेकिन सॉरी गठित स्वर्ण सिंह समिति संविधान के पुनरीक्षण के लिए यानी उसको देखने के लिए गठित कमेटी गठित किया जिसका नाम था स्वर्ण सिंह समिति का। उन्होंने रिपोर्ट दिया कि उन्होंने रिपोर्ट के आधार 1976 में जो रिपोर्ट दिया उसके आधार पर 1976 यानी 42वां संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया। ठीक है, एक 15(1) के ए, ठीक है, और ये पार्ट क्या है 4A है। ठीक है, तो इसमें पहले जब जोड़ा गया था उसमें आपका 10 मूल कर्तव्य थे, फिर ये 11, अब ये है 11वां मूल कर्तव्य हो गया फंडामेंटल ड्यूटी। क्या, तो 86वां यानी 86 संविधान संशोधन यानी 86 अमेंडमेंट 2002 द्वारा संविधान के भाग 4 यानी A के अनुच्छेद 51 के A में संशोधन करते हुए 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का अधिकार प्रदान करने संबंधी अभिभावकों का कर्तव्य दिया गया है कि एक निर्धारित किए जाने के कारण वर्तमान में भारतीय संविधान 11 कर्तव्य। तो कहने का मतलब इसमें अभिभावक का एक ऐसा कर्तव्य दिया गया है कि उनको एक ऐसा माहौल क्रिएट करना है, उनकी एक ड्यूटी होगी कि बच्चों को 6 से 14 साल की उम्र वाले को कंपलसरी फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने की व्यवस्था की जाए। ठीक है, इसमें आपको हम बता दें कि क्या क्या ड्यूटी है। तो संविधान का पालन करे और उसका आदर्श संस्था राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। दूसरा जो पॉइंट है इसमें हमें लोगों को जानना है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उन्हें अक्षुण्ण करे, देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहे। भारत के सभी लोगों ने इसमें समरसता और सम्मान, भारत फ्रैटर्निटी की भावना आनी चाहिए, भातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से अलग हो। मतलब इस आधार पर हम लोग भेदभाव नहीं करने, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। समझ रहे हैं ना बात को। अब बात करते हैं यहाँ पर कि हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसके परीक्षण करे। पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव रक्षा करे और उसका संवर्धन करे, मतलब और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। सामाजिक संपत्ति की सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की और बढ़ने के सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाई को छू ले। जो माता पिता या संरक्षक के 6 वर्ष से 14 वर्ष के मध्य आयु अपने बच्चों या समिति अपने पाले को शिक्षा का अवसर प्रदान करे। यही चीज फंडामेंटल। तो इसको महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग हम जान लेते हैं कि इट्स अ वेरी महात्मा गांधी द वेरी परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी सिक्योर एज आवर राइट कैन नॉट बी डाइवोर्स्ड फ्रॉम ड्यूटीज एंड नाउ आई एम according to Gandhi, Indira Gandhi, the moral value of fundamental duty would not be a smoother rights, but to establish a democratic balance by making people conscious of their duties equally as they are conscious of their rights. Swami Vivekananda observed, it is the duty of every person to contribute in the development and progress ऑफ इंडिया। ये मैंने आपको जो बताया ये सभी अभी यही चीज है इंग्लिश में। ठीक है, ये सब चीजों को आप देख लेंगे। फिर उसके बाद ऐसे में एक बार देख पढ़ के सुना द ऑब्लिक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्पीक द नेशनल एंथम एंड फ्लैग। सेकेंड, द चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडिया एंड इंस्पायर्ड एंड नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम्स टू प्रोटेक्ट द इंटीग्रिटी, सोवेरेनिटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, to defend the country and perform national service if and then when the country requires, to promote the spirit of harmony and brotherhood amongst all the people of India
and renounce any practice that are derogatory to women, to cherish and preserve the rich national heritage of our composite culture, to protect and improve the natural environment, including lakes, wildlife, rivers, and forests, etc., to develop scientific temper, humanism, and a spirit of inquiry. Next, to safeguard all public property, and next, to strive towards excellence in all genres of individuals and collective activity, and next, to provide opportunity for education to children between 6 to 14 years of age, and duty as parents to ensure that such opportunity are being awarded to their child. तो इसमें अब देखते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर एजुकेशन अब देख लेते हैं। तो आर्टिकल 28 जो होता है, इट प्रोवाइड फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। आर्टिकल 28 प्रोवाइड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। आर्टिकल 30 में फिर मेंशन है। आर्टिकल 45 आप देख लेंगे, 46, 337, 300, इस तरह से 50A, 350B एंड आर्टिकल 351, इस सभी में आप देख लेंगे, इस सभी मेंशन है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगा। अगर फिर भी किसी को प्रॉब्लम या डाउट है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।